हेलो एवरीवन, प्रेप आईएएस पर आपका स्वागत है। क्लास 11th की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और देखिए, वी हैव रीच्ड चैप्टर 10। तो ये किताब आज पूरी हो जाएगी एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल थ्योरी। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी अगर साथ साथ आप कर रहे होंगे तो आपने 9th 10th 11th की पहली बुक मेरे साथ ही कंप्लीट कर ली होगी। तो इसी तरह से इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए एंड वील बी कंप्लीटिंग ऑल द एनसीईआरटीज। विल बी कंप्लीटिंग विथ यू 12th की दोनों एनसीईआरटीज जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एंड अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10th पे, जिसका नाम है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पूरी किताब में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को समझा, हमने एग्जीक्यूटिव की वर्किंग समझी, हमने लेजिस्लेचर की वर्किंग को समझा, हमने जुडिशरी की वर्किंग को समझा और फाइनली हम आ गए हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जहां मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियल्स पर बेस्ड है। अगर मैं आपके कहूँ, आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है, तो आप कहेंगे आई बिलीव इन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यानी मैं इस बेसिक प्रिंसिपल में विश्वास रखती हूँ कि आप सिंपल तरीके से रहिए पर अपनी सोच बड़ी रखिए, राइट। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी लाइफ का प्रिंसिपल क्या है, फिलोसफी क्या है, तो मैं कहूंगी आई बिलीव इन लिविंग ईच डे एज इट कम्स। यानी कि मैं एक दिन को जो है भरपूर तरह से जीने में बिलीव करती हूँ। तो द पॉइंट इज ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट फिलोसफीज। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ फिलोसफी है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, यानी कि हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स क्या क्या हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लिमिटेशंस हैं, क्या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं परफॉर्म कर पाया, या कुछ ब्लॉक्स हैं इन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो देखिए, कई बार हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लीगल सेट ऑफ लॉज, जो कि वो है भी, बहुत सारे लॉज हैं उसमें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। पर क्या इसका ये मतलब है कि लॉज का वैल्यूज से, मोरालिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, दो तरीके के लॉज होते हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसे लॉज होंगे जिनका फिलॉसफी या मॉरल कंटेंट नहीं होगा, बट बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो किसी ना किसी फिलॉसफी, किसी ना किसी वैल्यू पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा देर इज अ लॉ दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। ये लिखा हुआ लॉ है कि आप किसी को भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। बट इफ यू लुक एट व्हाट इज द फिलोसफी, ऐसा लॉ क्यों बनाया गया, व्हाट इज द कोर आइडिया, द कोर आइडिया इज इक्वालिटी। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के फिलोसफी में बिलीव करता है, इसीलिए ऐसा लॉ बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मॉरल विजन का चश्मा लगाकर देखेंगे, तो आपको कई बार इसमें बहुत सारे बेसिक आइडियल्स, मोरालिटी, फिलोसफी देखने को मिलेंगी। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम टर्म्स समझें। राइट्स क्या होता है, डेमोक्रेसी है क्या, माइनॉरिटी का क्या मतलब है, सिटीजनशिप का क्या मतलब है, और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज इन आइडियल्स को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी है तो वो क्यों है, बिकॉज वी बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम, वी बिलीव इन द पावर ऑफ द पीपल। एंड फाइनली, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को सच में समझना है, तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पे। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दैट वाज डिस्कस्ड, डिबेटेड, डेलिब्रेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पता है आपको वहां क्या मिलता है? वहां आपको मिलता है जस्टिफिकेशन। क्योंकि जब सवाल किए गए थे कि आप ये प्रिंसिपल क्यों लेकर आ रहे हैं, या ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो हर एक प्रोविजन का जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया गया था। और जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ते हैं, तो आपको वो जस्टिफिकेशन जानने को मिलता है, आपको वो रीजन जानने को मिलता है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स बेस्ड है। सो वो जस्टिफिकेशन जानने के लिए, वो सेट ऑफ वैल्यूज, वो सेट ऑफ रीजंस जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखना पड़ता है। देखिए, डिबेट्स इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इन आइडियाज पर कई बार डिस्कशन होता है। डज इज इंडिया अ ट्रूली सेक्युलर स्टेट? कई बार यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, न्यूज़पेपर्स में, पब्लिक फोरम्स में इस बात पर डिबेट होती है दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम दैट वी बिलीव इन। इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियली प्रमोटिंग सोशल जस्टिस? कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर इतने सारे आइडियल्स हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं कि उस पर डिबेट भी होगी।
और कई बार इन प्रोविजंस को अलग अलग इंटरप्रेट भी किया जाएगा। मे बी पर्सन ए माइट फील ये इंटरप्रिटेशन सही है, पर्सन बी माइट फील कि ये इंटरप्रिटेशन सही है। तो अगर हमें सच में जानना है कि इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आई होप यू रिमेंबर हमारे पास इसके लिए जुडिशरी है। और जुडिशरी भी कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को रेफर करती है इन फाइंडिंग आउट द रीजन, क्योंकि देखिए जब आपको रीजन पता चल जाता है आप उसके इंटरप्रिटेशन पर पहुंच पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात क्यों करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात क्यों करी, अगर आप रीजन जान लेते हैं तो उस रीजन से आप उसका इंटरप्रिटेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो वो जस्टिफिकेशन और रीजनिंग के लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो पहले चैप्टर में मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिस्कस किया था, और तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इसीलिए जरूरी है कि जो पावर में है वो कहीं ऑटोक्रेटिक ना हो जाए। डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेट बहुत पावरफुल होता है, स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। अगर इन पावर पे कोई लिमिट नहीं लगेगी तो ये कभी भी ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं। डेमोक्रेसी कब ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो लिमिट है वो लगाने का काम क्या करता है, कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं बेसिक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, जिसको स्टेट वायलेट नहीं कर सकता। तो इस बात को समझिए, कनेक्शन ड्रॉ करिए यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट को इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए आइडियल्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स को फॉलो करना है। तो द स्टेट इज लिमिटेड, स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो जाती, ये बात याद रखिएगा। और क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो जाती वो टिरनिकल नहीं बनता। एट द सेम टाइम हमारे समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेशनल काम करता है। चाहे वो बात हो सेल्फ डिटर्मिनेशन की, यानी इस देश में एवरीबडी विल हैव एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और जो भी सरकार बनेगी वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार होगी, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होगी। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लॉयर्स आ गए और आकर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। These people were actually representing the country. It was actually the entire nation backed up by these representatives. और इसी तरह से डिजाइन किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि जो अभी तक की हेरारकीज है, अभी तक की प्रॉब्लम्स रही इंडिया में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, उनको कैसे ओवरकम करें और कैसे एक पाथ फॉर द फ्यूचर रखा जाए। सो रिमेंबर, डेमोक्रेसी तक पहुंचने और डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम किसके तरफ टर्न करते हैं, वी टर्न टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे ये मत समझ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिमिट लगाता है कि आप क्या नहीं कर सकते, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे स्टेट पॉजिटिव डिफरेंस लेकर आ सकता है, कैसे स्टेट सोशल जस्टिस लेकर आएगा। रिमेंबर, सो इट जस्ट नॉट जस्ट इट पुट्स लिमिटेशन तो लगाता ही है पावर पर कहीं ना कहीं एम्पावर भी करता है टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर जाने की क्यों जरूरत है, भाई हम हमेशा कहते हैं आगे का सोचो, आगे देखो, पीछे जाने की क्या जरूरत है, व्हाई डू यू वांट टू गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई बहुत हजारों साल पुरान पहले नहीं रखी गई थी। सो इट वॉज वेरी रिसेंट। अब आप कहेंगे नहीं मैम, इट्स बीन मोर देन 70 years। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 70 साल इज नॉट अ बिग डील। अब अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया है, विच माइट बी absurd कि हम अभी जाकर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टडी करें। बट इफ यू लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्टिल वेरी मच द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। So yes, it is history, but it is not an archaic history. It happened just a few years ago. Also, कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर कुछ लीगल प्रोविजंस क्यों आए थे, क्यों फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम आया, क्यों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आया, क्यों इंडिया ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हमें उन रीजन पर पहुंचाती है।
हमें बताती है, आई रिमेंबर आई टोल्ड यू, इट गिव्स यू द जस्टिफिकेशन, इट गिव्स यू द रीजन, ताकि अगर आप अभी उस प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सेक्युलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं, अगर आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को रीस्टडी करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अंडरलाइन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस है, अगर हम इनको पॉजिटिवली आगे लेकर जाना चाहते हैं तो कई बार हमें थोड़ा सा पीछे जाकर उन्हें स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझ में आए दैट व्हाई एट ऑल वी स्टार्टेड विद दीज प्रैक्टिसेस इन द फर्स्ट प्लेस। हमने ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट क्यों की थी? क्योंकि जब तक हम व्हाई नहीं समझेंगे वी वोंट बी एबल टू लुक फॉरवर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये जो आप पूरी फिलोसफी कर रही हैं, व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, कुछ शब्द यहाँ यूज होंगे। लिबरल यानी कि हम फ्रीडम में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेटिक यानी कि हम ये मानते हैं कि सरकार लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए। इगैलिटेरियन यानी कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। सेक्युलर यानी कि हम धर्म निरपेक्षता या ये मानते हैं कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए एंड पीपल शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट दे वांट। हम फेडरल है यानी हमारे यहाँ पावर का डिविजन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम कम्युनिटी वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द रिलीजियस नीड्स एंड द लिंग्विस्टिक नीड्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो अभी तक डिसएडवांटेज ग्रुप्स रहे उनको भी साथ लाने में बिलीव करते हैं। और फाइनली हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी हो। So you understand, it is not one word or one line that can define the philosophy of the constitution. But अगर मुझे कुछ शब्दों का प्रयोग करना है जो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, it would be freedom, it would be equality, it would be social justice, and it would be national unity. एक एक करके हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो बेस बनाते हैं, या फिर ये कह लीजिए जो प्राइम है हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट इन द लाइन है इंडिविजुअल फ्रीडम। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इंडिविजुअल फ्रीडम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। नाउ ऑल ऑफ अस नो कि इंडिया का एक बहुत ही दुखद पास्ट रहा था इन टर्म्स दैट वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो बहुत अर्ली ऑन हमें फ्रीडम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी, एंड डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बार फ्रीडम की बात नहीं हुई। If you look at how it started, राजा राम मोहन रॉय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बात करते हैं कि क्यों प्रेस फ्रीडम जो है आपको देनी पड़ेगी। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल कर रही है, एंड वी वोंट टॉलरेट इट। तो उस समय पर द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस केम टू इंडिया। तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और डिस्कस किया ओके लेट्स हैव फ्रीडम। कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम was the key word, and that's why जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, यानी आप किसी को बिना प्रोसीजर बिना रूल्स फॉलो किए अरेस्ट नहीं कर सकते, जो कि रॉलेट एक्ट में हो रहा था, जहां ये बताया भी नहीं जाता था कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वी मेड श्योर कि इस तरह से आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होंगी। या फिर फ्रीडम ऑफ conscience, the freedom to decide whether you want to follow a particular religion, you want to be an atheist, the freedom of being able to express yourself, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉन नेगोशिएबल वैल्यू हो गए। तो जब मैं इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करती हूँ, ये डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का एक मेजर हिस्सा है, जिसका रीजन कहीं ना कहीं हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलता है। सोशल जस्टिस यानी कि इस देश में रह रहे अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में इनकम, वेल्थ कहीं ना कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है, किसी के पास तो एक वक्त का खाना भी नहीं है और कोई सोने के महलों में जी रहा है। अब आप कहेंगे दिस इज ऑल ट्रूथ। वेल देखिए, द पॉइंट इज नॉट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी रियलिटी क्या है, द पॉइंट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है। तो डेफिनेटली हम सोशल जस्टिस अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए आप देखते हैं इंडिया में पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, बहुत तरीके की स्कीम्स दे डू रन, बिकॉज इंडिविजुअल फ्रीडम में तो हम बिलीव करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम सोशल जस्टिस में भी बिलीव करते हैं। देखिए, एक होता है क्लासिकल रियलिज्म,
जो ये मानता है कि इंडिविजुअल राइट्स हमेशा सोशल जस्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा सारा का सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए? इंडिविजुअल राइट्स की तरफ होना चाहिए। बट दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव इन। हमारी फिलॉसफी ये है कि जितनी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल राइट है उतनी ही इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस भी है। इसीलिए आप देखिए वी हैव समथिंग नोन एज रिजर्वेशन, ताकि वो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो अभी तक डिसएडवांटेज ग्रुप्स को बिलोंग करते थे या जो अभी तक फोर रनर्स नहीं रह पाए उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जाए। सो सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ द गुड वेज जिससे ये किया गया। देन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हम लेकर आए उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं थे। Constitution also made it possible for the government to reserve public sector jobs for these groups. यानी कि again we're talking about reservation. The point of the matter of the fact is, ये सब बातें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? ये बताने के लिए कि सोशल जस्टिस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्राइम पॉलिटिकल फिलोसफीज में से एक है। नाउ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। एक बात सबको क्लियर है दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारे हेरार्कल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे, यानी इक्वालिटी वाज नॉट दैट वी सी इन इंडिया वेरी ऑफन। अब चाहे वो कास्ट हेरार्कीज हो, यानी कि हमारे अलग अलग कास्ट लेवल्स हो, या फिर रिलीजियस टर्म्स में डाइवर्सिटी हो कि भैया ये एक एक्स रिलीजन के हैं, एक वाई रिलीजन के हैं और उनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ राइवलरी एग्जिस्ट करती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी इज द नॉर्म, और इस डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप जरूर है जो माइनॉरिटी को भी बिलोंग करता है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। एंड एक इजी तरीका इससे डील करने का ये हो सकता था कि हम ये बोल देते कि हम इन कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, वी डोंट बिलीव इन दीज कम्युनिटीज। बट अगर हम ये कर देते तो इंडिया का जो फैब्रिक है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि ये वही होता कि ओके डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटीज तो एग्जिस्ट करती है, पर हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स रियलिटी। ये हमने नहीं किया। हमने पहली बात इन कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया और फिर इन कम्युनिटीज के लिए कुछ राइट्स भी बनाए, जैसे देयर इज राइट ऑफ रिलीजियस द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर कम्युनिटीज, जिसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी दे सकती है। तो हम ये नहीं मानते कि रिलीजन म्योरली एक प्राइवेट अफेयर है। यही हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की। तो देखिए जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जहाँ से इमर्ज हुआ वो ये मानते थे कि रिलीजन शुड जस्ट बी अ प्राइवेट मैटर। स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, ये बेसिक आइडिया है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? एक टर्म यूज होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी कि किसी भी हालत में स्टेट जो है वो रिलीजन के डोमेन में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी तरह से स्टेट कभी डिक्टेट नहीं कर सकता रिलीजन को कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और रिलीजन कभी स्टेट से ये नहीं बताएगा कि आप क्या करेंगे कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स इनके बीच में ऐसा समझ लीजिए एक दीवार है जो ये क्रॉस नहीं कर सकते। स्टेट को अपने डोमेन में रहना है, रिलीजन को अपने डोमेन में रहना है। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बोलूं तो ना तो रिलीजन स्टेट के डोमेन में जा सकता है, न स्टेट रिलीजन के डोमेन में जा सकता है। यूँ कह लो इनको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, वन हैंड डिस्टेंस होना चाहिए। ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। पर भारत इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मॉडल वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के मॉडल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सबसे पहली बात तो हम रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपका प्राइवेट अफेयर है, तो आपको कई तरीके के राइट्स भी दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं ना। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल राइट है आप घर पे बैठ के रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं, आप अपना रिलीजन प्रोफेस भी कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में बता भी सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्जन अलाउड नहीं है बट यू कैन टेल पीपल अबाउट योर रिलीजन। तो सबसे पहले तो हमने रिलीजन को एक प्राइवेट स्पेस में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा। दूसरा, स्टेट को पावर दिया इंटरवेंशन का। अब ये सुनने में गलत साउंड कर सकता है कि स्टेट क्यों रिलीजन में इंटरवीन करे, पर यहाँ हमें इंटेंशन पे जाना होगा रादर देन व्हाट यू आर एबल टू सी। इंटेंशन क्या था?
देखिए हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो थी तो रिलीजन की पार्ट, लेकिन वो अगेंस्ट दी बेसिक डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल के। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली ट्रिपल तलाक। ये कस्टम्स कहीं ना कहीं बिना स्टेट एक्शन के हटने वाले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। इन सबको हटाने के लिए, इन सबको कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस से अलग करने के लिए, जो कि नेगेटिवली काम कर रहे थे फॉर बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेट का इंटरवीन करना जरूरी था। तो आप स्टेट और रिलीजन को फिर वो एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर नहीं रख सकते थे। यू हैड टू डू समथिंग जिससे स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करने की पावर रखे। अब उसके लिए क्या करना था, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। हम डिस्टेंस रखेंगे, पर जब जरूरी होगा इंटरफेयर करना तब इंटरफेयर करेंगे। अब ये मत समझिएगा इंटरफेरेंस हमेशा नेगेटिव होगी कि रिलीजन को कुछ करने से रोकना है तभी इंटरफेरेंस आप करेंगे, नहीं। अगर आपको कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रमोट करना है, हज यात्रा पे सब्सिडी देनी है, मानसरोवर यात्रा पे सब्सिडी देनी है, कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रमोट करना है ताकि उनको हेल्प करनी है फाइनेंशियली, you can do it as long as you're following the ideas of freedom and equality। और यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसमें हम डिस्टेंस तो बिलीव करते हैं बट एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन में बिलीव नहीं करते, हम बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। याद रखिएगा, दिस इज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म दैट वी बिलीव इन। तो अगर ये जो 3 कोर फीचर्स आपने देखे, आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशल जस्टिस को भी वैल्यू किया जाता है, इसीलिए वी हैव थिंग्स लाइक रिजर्वेशंस, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं ना, यू आर ट्राइंग टू गिव सर्टेन बेनिफिट्स टू दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो अभी तक डिसएडवांटेज थे। एंड फाइनली इंटर कम्युनल पीस स्टैब्लिश करने के लिए वी हैव एन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, जहां हम डिफरेंट कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनके एग्जिस्टेंस में एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हम लेकर आते हैं, जहां हम ये बोलते हैं दैट वी विल फॉलो द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। हम उस समय से मल्टीकल्चरलिज्म फॉलो कर रहे हैं। आज दुनिया बात करती है कि दुनिया में मल्टीकल्चरल्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, हमको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन at that time respected the idea of multiculturalism. So please take note of it, very important। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। देखिए एक ये चीज है जिसको लेकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, और आई थिंक सबको फील करना चाहिए। हम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जो जिस दिन बनी थी उसी दिन हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपना लिया था। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। भारत में हर एक एडल्ट सिटीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, व्हाटएवर, आपके पास क्या है, राइट टू वोट है, और हर वोट की एक वैल्यू है। सो 1 वोट 1 वैल्यू। देखिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ उस समय पर कई बार ये बोला जाता था कि ये तो इलीटिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि इंडिया के इलीट लोगों ने इसे बनाया है, बट every single member of the Constituent Assembly was in favor of bringing universal adult franchise। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इट्स नॉट दैट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहली बार ये बात आई थी, इवन बिफोर दैट जब मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई 1928 में, उसमें भी ये बात बार बार रीअफर्म की गई थी कि सबके पास राइट टू वोट होगा। ऑब्वियसली उस समय जो एज थी वो 21 ईयर्स थी। मच लेटर, वैसे मैंने आपको बताया है कौन से अमेंडमेंट से 21 को 18 किया गया था। Why don't you let me know in the comment section? मुझे पता भी लगेगा कि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक अमेंडमेंट के थ्रू इस वोटिंग एज को लोअर किया गया था फ्रॉम 21 टू 18। बताना कौन सा अमेंडमेंट था। नाउ फेडरलिज्म, ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट किया, इसीलिए तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस आए। मैं आपको ऑलरेडी, देखिए ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं एक समरी चैप्टर है, इसीलिए बातें आपको सारी सुनी हुई लगेंगी। I had told you about asymmetric federalism। asymmetric क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास में सेंटर और स्टेट है, लेकिन सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल है, बट एट द सेम टाइम कई स्टेट्स ऐसे थे जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस था। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में 370, ऑफ कोर्स इट वाज रिपील्ड, बट आज भी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत कई सारे स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं। So what does India believe in? India believe in
ए सिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो ये जो फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करने का पॉइंट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बेसिक एथोस का हिस्सा है। इसीलिए तो हम आर्टिकल 370, 371 जैसी चीजें लेकर आए। एंड ऑब्वियसली उस समय पर इंडिया ये इमेजिन नहीं कर रहा था कि भारत एक मल्टीलिंगुअल फेडरेशन होगा, पर बाद में हम सब जानते हैं कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और आज आप देखिए इंडिया में डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म दोनों ही बड़े ब्यूटिफुली एग्जिस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर फ्रिक्शंस, बट इन फ्रिक्शंस के बावजूद हम लोग एक यूनिट को स्टैब्लिश कर जो है कैरी फॉरवर्ड कर पाए हैं। ये डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फाइनली इन सब के बावजूद हाउ डू वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स? आप अपने आप को गुजराती कह सकते हैं, मराठी कह सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर रीजन से आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, पर क्या आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी से कनेक्ट कर पाते हैं? जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। इफ यस, देन कहीं ना कहीं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सक्सेसफुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी कोशिश करी है कि रीजनल आइडेंटिटी के साथ आपकी नेशनल आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशन का फॉर्मेशन तो नेशनल आइडेंटिटी की वजह से ही होता है। तो ये जो डिबेट थी ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मैंने आपसे कहा था, जब एक पर्टिकुलर सीट रिजर्व्ड होती है एक XYZ कम्युनिटी के लिए, एट द सेम टाइम वोटर्स भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के होने चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल एक सीट SC के लिए रिजर्व्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ SC पॉपुलेशन यहाँ पर वोट करेगी। ब्रिटिश टाइम्स में रिलीजियस सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ करती थी, तो अगर कोई एरिया मुस्लिम सीट्स रिजर्व्ड है तो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वहां की वोट करेगी। ये डेफिनेटली एक हेल्दी आइडिया नहीं था। रीजन बीइंग इससे और ज्यादा जो डिफरेंसेस हैं वो वाइड हो जाते, और जो हम नेशनल यूनिटी लेकर आना चाहते थे वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए इंडिया ने सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉलो नहीं किया। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। वाई? बिकॉज हम एक हेल्दी नेशनल यूनिटी, ट्रू फ्रेटर्निटी, फोर्स्ड फ्रेटर्निटी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि असल सेंस में इंडिया कनेक्ट कर पाए। एंड ये जो कम्युनिटी बनाने की बात है ना, सरदार पटेल राइटली पुट्स इट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव वन कम्युनिटी, द नेशन, क्योंकि वही तो मिसिंग था। दैट्स व्हाट वी वांटेड बैडली। तो देखिए ये तो फिलोसॉफिकल अचीवमेंट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा उतरा। अब बात करते हैं प्रोसीजरल अचीवमेंट्स की, यानी कि क्या प्रोसीजर सही फॉलो कर पाए। जो कोर फीचर्स थे वहां तक पहुंचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तरीके अपनाए, क्या वहां हमें अचीवमेंट मिला? सबसे पहली बात, हम लोग डिबेट्स, डेलिब्रेशंस, डिस्कशन कर पाए हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये चीज शुरू हुई, हर एक इशू पे डिस्कशन हुआ, हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे। डिबेट हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, बातचीत हुई, जहां पर प्रॉब्लम थी वहां पर जस्टिफिकेशन भी दिया गया, रीजंस भी एक्सप्लेन किए गए। ये सब क्यों किया गया? ताकि इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आए उस पर सबकी सहमति हो, और ना हो तो एटलीस्ट सबके पास उसके साथ चलने की कोई ना कोई वजह हो। देन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। अभी जो शब्द है ना कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन, ये सुनने में काफी नेगेटिव साउंड करते हैं। यहाँ पर हम ये इन शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? एज अगेंस्ट सेल्फ इंटरेस्ट। अगर एक कम्युनिटी में सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, एक देश में सिर्फ मैं ये सोचूंगी कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ नेशन स्टेट। आपको कभी कभी ये भी सोचना पड़ेगा कलेक्टिव गुड किस में है, सबका फायदा किस में है। इफ देयर आर टू वैल्यूज जो इक्वली गुड हैं, कभी आप एक वैल्यू को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड सेकेंड हैज बीन ट्रेडेड ऑफ, कभी आप दूसरी वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड द फर्स्ट हैज बीन ट्रेडेड ऑफ, तो दैट इज अ गुड थिंग। दैट मीन्स आप सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं, यू आर एबल टू अकोमोडेट द डिफरेंसेस एंड कम टुगेदर। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है वो कोई फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक विल पर बेस्ड कॉम्प्रोमाइज है ताकि एक नेशन स्टेट क्रिएट किया जा सके। फाइनली वो कौन कौन से क्रिटिसिज्म है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेस करने पड़ते हैं? तो देखिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये आता है कि बहुत अनविल्डी है, बहुत लेंदी है, इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड, जो कि है भी। पर ना इसका रीजन समझते हैं कि इतना लेंदी क्यों हुआ। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी नहीं है, 7-8 पन्नों में खत्म हो जाता है, बट उसको समझाने के लिए बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए हमें वो मोटा नहीं लगता।
बट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सारी प्राइड तो बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई है डेफिनेटली, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कहे इसका मतलब ये था। तो टू क्लियर इट, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन मच डिटेल। हर एक बात एक्सप्लेन की गई है, हर एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, जो प्रोसीजर है वो भी बताए गए हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक में कंपाइल कर लिए, तो साइज तो बड़ा होना ही था। तो आई डोंट थिंक साइज बड़ा होना इज अ बिग प्रॉब्लम। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगी, सिविल सर्विसेज कमीशन के क्या काम होंगे, क्या फंक्शन होंगे, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आप सोचिए, लिखे हुए हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने डिस्कशंस होते हैं, तो अगर नहीं लिखा हुआ होता तो पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकल जाता। तो आई डोंट थिंक, व्हाट डू यू थिंक, आप बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो लेंथ है, इज दैट अ प्रॉब्लम? पर्सनली आई डोंट थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथी होना शुड बी अ प्रॉब्लम। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं मैम हमारे लिए मैटर बढ़ जाता है, एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आई एग्री दैट इज अ प्रॉब्लम। बट ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इंड्योर कर लेते हैं, आप तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं। देन कुछ लोग का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी वो तो अनरिप्रेजेंटेटिव थी, कि भाई वोटिंग तो कराई नहीं थी आपने, जनरल जनता ने तो नहीं इलेक्ट करा था, इट वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब यहाँ पर दो बातें हैं, वॉइस और ओपिनियन। अगर मैं वॉइस के बेसिस पे जाऊं कि क्या भारत का हर तबका वहां पर रिप्रेजेंटेड था, या सबकी आवाज थी, तो शायद आप कह सकते हैं कि ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हर तबका तो नहीं था, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से तो वोटिंग नहीं हुई थी। बट अगर मैं बात करूं ओपिनियन की, क्या सबके ओपिनियंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे? क्या वाइड वैरायटी ऑफ ओपिनियंस थे? क्या हर इशू पे अलग अलग मत रखने वाले लोग प्रेजेंट थे? तो मैं कहूंगी यस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ेंगे, यू विल अप्रिशिएट हर इशू को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई था, काउंटर प्रोविजंस मेजर को आंसर करने के लिए इंसान था। तो डेफिनेटली बहुत सारे ओपिनियंस एग्जिस्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मेंबर्स ने अपनी बातें सामने भी रखी और उनको आंसर भी मिला। मैंने कहा ना, हर चीज का जस्टिफिकेशन था। तो इफ आई गो बाय ओपिनियन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रियली लेस रिप्रेजेंटेड। आप कहेंगे कांग्रेस डोमिनेशन था, पर कांग्रेस खुद इतनी रिप्रेजेंटेटिव थी इस समय पर कि आप ये नहीं कह सकते दैट इट वाज एन अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अगेन, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपको क्या लगता है, आप ये बताइएगा। आई फील ऑल्दो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, पर फिर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफी रिप्रेजेंटेटिव थी। एक और क्रिटिसिज्म हमें मिलता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एलियन है। आप खुद बताते इतनी सारी बोरोइंग हुई है, चैप्टर 1 में हम पढ़कर आए, कुछ कनाडा से लिया, कुछ यूएस से लिया, कुछ यूके से लिया। तो ये भारत का संविधान कैसे हुआ? ये तो अलग अलग कंट्रीज से लाकर आपने इसे जोड़ दिया, ये तो वेस्टर्न है, ये तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ दो बातें। सबसे पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉपी पेस्ट नहीं है, ये कोई ब्लाइंड बोरोइंग नहीं है कि आंख बंद करके जो अच्छा लगा उठा के डाल दिया। इट इज इनोवेटिव बोरोइंग। हमने वही लिया जो हमारे देश के लिए सूटेड था, हमारे देश के लिए सही था, और जो हमारे देश के लिए सूटेड नहीं था उसे हमने अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मोल्ड भी किया। वी चेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांटेड फॉर आवर कंट्री। So what I'm trying to tell you here is it was not a blind borrowing, it was an innovative borrowing. हमारी circumstances, हमारे needs के हिसाब से borrowing की गई थी। एंड जहां तक बात है मॉडर्निटी की, देखिए ये जो वेस्टर्न मॉडर्निटी का आरोप लगाया जाता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली बात तो इंडिया भी काफी हद तक इस समय पर मॉडर्न हो चुका था। दूसरी बात, इट इज अ गुड मिक्स ऑफ आर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न इनोवेशन, जिसको हम हाइब्रिड कल्चर कहते हैं ना। देखिए भारत में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर ये हाइब्रिड कल्चर आया है, जिसको हम जीन्स कुर्ता फ्यूजन कहते हैं। तो इवन इन यूएस यू सी पीपल वेयरिंग जीन्स कुर्ता, इन इंडिया यू आल्सो सी पीपल वेयरिंग जीन्स कुर्ता। तो मॉडर्न का जो आरोप लगाया जाता है वो एंटायरली बुरा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम मॉडर्निटी एक्सेप्ट कर चुके थे। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज भी उतनी ही देखने को मिलेंगी। तो रिमेंबर, ये लाइन बड़ी जरूरी है, आप अपने आंसर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव अडेप्टेशन एंड नॉट बोरोइंग। जो जहां अच्छा लगा उसमें से हमने अडेप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लगाया, उसमें इनोवेट किया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। इट वॉज नॉट लाइक कुछ अच्छा लगा कॉपी किया पेस्ट कर दिया। तो डेफिनेटली इट वॉज सेलेक्टिव अडेप्टेशन, इट वॉज इनोवेटिव बोरोइंग एंड नॉट अ ब्लाइंड बोरोइंग।
तो क्या इसका मतलब ये है कि मैम आपने तो क्रिटिसिजम्स को भी जस्टिफाई कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लिमिटेशन ही नहीं है? बिल्कुल है। कुछ फेयर लिमिटेशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड है। हम जानते हैं, आप अमेंडमेंट की बात कर लीजिए, अमेंडमेंट का अधिकार किसके पास है, बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस किसके पास है, तो डेफिनेटली वो सेंट्रल बायस तो भारत में एग्जिस्ट करता है। जेंडर जस्टिस पे अगर हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज में जेंडर जस्टिस पे बात नहीं की गई है, चुप रहा गया है। पर्टिकुलरली फैमिली के विद इन जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल एरिना में जेंडर जस्टिस आपको उस तरह से नहीं देखने को मिलता। हालांकि इसको करेक्ट करने के लिए काफी चीजें की गई, जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में आपने देखा विमेन रिजर्वेशन है, बट स्टिल जेंडर जस्टिस के क्वेश्चन पे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को काफी काम करना बाकी है। और फाइनली भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत में अभी भी बहुत सारी जनता गरीब है। तो जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स थे, जैसे वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इन सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालना क्या सही था? डोंट यू थिंक इसमें से कई सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होनी चाहिए थी, जो बाद में कई बार की भी गई, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वर्क। तो डोंट यू थिंक बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स ऐसे हैं जो भारत की गरीब जनता के लिए बहुत इफेक्टिव होते अगर आप उन्हें फंडामेंटल राइट्स में डालते? ऑब्वियसली इसका भी कई जस्टिफिकेशन है। सेंट्रल बायस क्यों है? ताकि देश की यूनिटी बनाई जा सके। जेंडर जस्टिस पे उस समय काम इसलिए ज्यादा नहीं किया गया बिकॉज वी रियली डिड नॉट हैड सो मेनी रिसोर्सेज, एंड अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इंडिया बन रहा था। एंड फाइनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसलिए डाला गया क्योंकि अगर आप इतनी सोशल इकोनॉमिक राइट्स शुरू से दे देते तो क्या हमारा बजट था इनको सस्टेन करने का? So definitely there are limitations, but these limitations would be worked on. Because remember हमने पढ़ा है Indian Constitution is a living document. डेड या स्टैटिक तो नहीं है कि कोई बदलाव नहीं आ सकता, लीगल प्रोविजंस में भी बदलाव आ सकता है बाय फॉलोइंग व्हाट हैज बीन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस फिलॉसफी को अगर हम ध्यान में रखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब जरूरत होगी पीछे देखकर अपने विजन को क्लियर करेंगे, तो डेफिनेटली वी हैव a long way to go. Because remember, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी ने दिया नहीं है, ये भारत के लोगों ने अपने लिए बनाया है। इसीलिए प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने डेस्टिनी के खुद क्रिएटर्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। सो बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डोंट वरी, परसिस्टेंट रहिए, रोज अपने एफर्ट्स डालिए, डेफिनेटली यू विल रीप बेनिफिट्स। कंसिस्टेंसी रियली कैन बीट टैलेंट। अगर आपको लगता है कि मैं टैलेंट के एस्पेक्ट में थोड़ा सा कमजोर हूँ या कमजोर रही हूँ, देन प्लीज वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी, एंड इवन इफ यू आर टैलेंटेड, वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी। सो दैट माई एडवाइस रिमेन्स द सेम। आई होप आप ये सारे चैप्टर्स मेरे साथ साथ कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं तो आज बिंज वॉच करिए, और कुछ मत देखिए, यही देखिए, कंप्लीट ऑल योर चैप्टर्स, because very soon we'll be starting with the next book, which is political theory. All the best to everybody. Happy learning.